हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहने वाला एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो आज अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर थर्ड लेक्चर है। तो पिछले दो लेक्चर में अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के सेम तथा टेम को कवर कर लिया था, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप को कवर कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहने वाला एफएम के ऊपर, यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के बारे में। यानी कि जो अपनी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या यूज है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अपने सिलेबस है इसके अंदर 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया। तो फर्स्ट है सेम, टेम और एफएम। तो ये दोनों को अपन ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज का अपना लेक्चर रहने वाला एफएम के ऊपर। तो अपनी जो माइक्रोस्कोपी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक फर्स्ट होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, थर्ड है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, जो अपने स्कूल कॉलेजों के अंदर जो माइक्रोस्कोप यूज लिए जाते हैं वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं। और सेकंड जो लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, जिसकी रेजोल्यूशन क्षमता अधिक होती है या जिसका गहनता से अध्ययन करने के लिए किसी सैंपल की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। उसमें से फर्स्ट है सेम और सेकंड है टेम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, और ये सेकंड वाला ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, जिसका अपने पिछले 2 लेक्चरों के अंदर डिटेल से अध्ययन कर लिया था। तो आज का अपना लेक्चर रहने वाला स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी के ऊपर, और इसके अंदर भी है जो अपना एफएम प्रकार है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, इसके अंदर रहने वाला। तो ये तीनों अपने सिलेबस में। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली अपना यहाँ से स्टार्ट होता है एफएम से, यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से। यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी क्या है, किस प्रकार इसका नाम पड़ा, या किस प्रकार से इसको एटॉमिक फोर्स के नाम से जाना जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एफएम इज टाइप ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, यानी कि जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है वो एक स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी का प्रकार है। और एफएम इज हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, यानी कि जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है उसकी जो रिजोल्यूशन क्षमता होती है, यानी कि जो इमेज बनाते हैं सैंपल की, उसकी जो क्लियरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। प्रोब का मतलब क्या होता है कि इट इज़ टूल फॉर इमेजिंग, मेजरिंग एंड कलेक्ट ऑफ डाटा एट नैनो स्केल, यानी कि जो अपना नैनो कोई भी एटम होते हैं, एटमों की साइज़ नैनो स्केल के ऊपर रहती है, यानी कि वो बहुत ही छोटे एंगस्ट्रॉन लेवल के पार्टिकल होते हैं, और उस लेवल से उसका सैंपल से सूचना को एकत्रित करके उसकी इमेज बनाने के लिए जो माइक्रोस्कोप काम लेते हैं वो एफएम को लेते हैं, यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप एक नैनो स्केल के ऊपर काम में आने वाला माइक्रोस्कोप है। इट कैन इमेज ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस, यानी कि सभी प्रकार की जो सतह होती है उसकी क्या बनाता है, इमेज बनाता है। तो उसमें कौन कौन इंक्लूड है, जैसे कि पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर की भी इमेज बना देता है। सेरेमिक कंपोजिशन, यानी कि जो अपने चिकने रंगीन पदार्थ होते हैं, जो जो पत्थर होते हैं उनकी भी जो कंपोजिशन होते हैं उनकी भी इमेज बना देता है। ग्लास होता है उसकी भी सतह कैसी है, कितनी डेप्थ में, उसकी भी इमेज बना देता है। और जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं अपने जीवाणु, जैसे प्रोटीन वगैरह, कोई सेल वगैरह, उनकी सभी के जो सैंपल होते हैं उसके अंदर भी ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी को यूज़ लेते हैं। तो इसका जो जनरल, इसकी जो क्या विशेषता ये है, वेंट्रिकल रेजोल्यूशन क्षमता, इसकी जो वेंट्रिकल रेजोल्यूशन क्षमता कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, यानी कि बहुत ही छोटी सी भी ये जो ऊंचाई होती है उसकी बहुत छोटी सी ऊंचाई को भी गहनता से क्लियरिटी से इमेज बनाता है। और लेटरल रेजोल्यूशन क्षमता होती है उसकी कितनी होती है, 0.1 नैनोमीटर से भी कम होती है। उसको भी क्लियरिटी के साथ अपन को, यानी कि जो इमेज की क्लियरिटी है उसको अपन को ये ड्रॉ करता। और ये जो इमेज बनाता वो इमेज एक 3D इमेज होती है, यानी कि जो सैंपल की जिस प्रकार का सैंपल होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि 3D इमेज बनाता है। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है 100 मिलियन गुना होती है। और जो अपने सेम टेम होते हैं वो इनकी तुलना में, इनसे जो एफएम है उसकी तुलना में कम उसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है।
एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज एक्सट्रीमली वर्सटाइल टूल्स, यानी कि जो अपना ये माइक्रोस्कोप है ये एक्सट्रीमली वर्सटाइल टूल्स, यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो बहुत जगह होता है। वर्सटाइल यानी कि बहुमुखी टूल्स हैं। दैट आर नॉट लिमिट टू ट्रोपोग्राफिक मेजरमेंट एंड इमेजिंग एप्लीकेशन, यानी कि जो इसका उपयोग होता है वो लिमिट नहीं है, यानी कि सीमित नहीं, कहाँ तक सीमित नहीं है, ट्रोपोग्राफिक मेजरमेंट यानी कि जो सतह होती है उस सतह का मेजरमेंट करने तक और उसकी इमेज बनाने की एप्लीकेशन के अंदर ये सीमित नहीं है, बल्कि कहाँ कहाँ तक यूज किया जाता है, यानी कि दे आर वाइडली यूज टू एसेस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी कि उसका बहुत ही उपयोग वाइडली यानी कि बहुत ही उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, एसेस मैकेनिकल यानी कि जो उसकी यांत्रिकी होती है उसके आकलन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है एफएम का। और जो इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, जो अपना सैंपल होता है उसकी इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, उसके आकलन के अंदर भी अपन एफएम का उपयोग किया जाता है। तो एफएम का क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करता है वो डिस्कस करते हैं। तो इसको प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये किस आधार पर या किस बेस पे कार्य करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पिजोइड ट्यूब वाला एक स्टैंड होता है जिसके अंदर अपन सैंपल को होल्ड कर देते हैं और सैंपल को रखने के ऊपर इसके ऊपर एक कैंटिलीवर लगा होता है जो एक साइड से फिक्स होता है और एक इसकी फ्री साइड होती है, और फ्री साइड के ऊपर एक नुकीला सा एक शार्प टिप होता है, यानी कि टिप होता है सुई के जैसा होता है, जो इसकी जो अपने सैंपल होते हैं उसको टच करता है। उसको टच करते ही जो इसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है उससे ये अपन को सूचना देता है। और ये यहाँ पे होता है एक लेज़र सोर्स। लेज़र सोर्स से क्या होता है, एक लेज़र बीम को अपन इसे कैंटिलीवर है उसकी बैक साइड के ऊपर ही फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके एक फोटो डायोप्टर होता है उसके ऊपर ये फोटो डायोप्टर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इनका क्या क्या उपयोग है, किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका अपन डिटेल में समझेंगे। यानी कि इसका जो मेन जो अपनी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है उसका यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसके आधार पर होती है। यानी कि जो ये अपनी सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर जो उबड़ खाबड़ जगह होती है ये अपनी जनरली नग्न आंखों से नहीं देखते, लेकिन जो एटॉमिक साइज के ऊपर होती है नैनो एंगस्ट्रॉन के ऊपर, वहाँ पे इनके अंदर जो एटम पाए जाते हैं उसमें ऊंची नीची जगह होती है। ऊंची नीची जगह में अगर ये जो इसको रफली समझो कि इसमें कि अपना जो ये कैंटिलीवर होता है, या अगर ये कैंटिलीवर सरफेस की डेप्थ वाली जगह के अंदर आ जाता है तो इनके जो एटम है इस कैंटिलीवर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से जो परमाणु होते हैं उनसे एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा होता है जो इस कैंटिलीवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये कैंटिलीवर नीचे की ओर झुक जाता है। और सेकंड वाले में क्या होता है कि जो कैंटिलीवर होता है अपना कैंटिलीवर जो सैंपल की सरफेस होती है उसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने से जो इनके बीच के अंदर दूरी कम हो जाती है जिनसे इसमें रिफ्लेक्शन पैदा होता है, और रिफ्लेक्शन पैदा होने से जो अपना कैंटिलीवर ऊपर की ओर चला जाता है। ये किस प्रकार होता है कि ये जो अपना कैंटिलीवर होता है ये तो अपनी जगह पे फिक्स होता है, लेकिन जो अपना ये सैंपल होता है ये एक मूवेबल स्टैंड के ऊपर रखा हुआ होता है, यानी कि जो स्टैंड इस सैंपल को मूव कराता रहता है, यानी कि अपनी जगह से चारों तरफ हिलता रहता है, जिससे ये कैंटिलीवर उसकी सारी सतह को कवर करता है और जिसकी जो सूचना मिलती है उसको इलेक्ट्रिक डायोड को देता है। यानी कि अगर ये सतह के ऊपर जो डेप्थ वाला भाग होता है वहाँ पे अगर इसकी जो दूर होता है तो वहाँ से इनका अट्रैक्शन होने कैंटिलीवर नीचे की ओर झुक जाता है, और जो इसके सैंपल की ऊंची वाली जगह होती है वहाँ से इनमें रिफ्लेक्शन फोर्स होने के कारण ये जो कैंटिलीवर है ये ऊपर की ओर उठ जाता है। यानी कि जो इनके ऊपर कैंटिलीवर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक बीम पड़ती है जो इसका कैंटिलीवर का मूव होता है ऊपर नीचे, उसके कारण इसका जो थीटा होता है वो थीटा चेंज हो जाता है, और इस थीटा के चेंज होने के कारण जो अपना डायोड है वो इमेज को मेजरमेंट करता है इसका डाटा को प्राप्त करके। तो इसको अपन थ्योरेटिकल रूप से डिटेल से अध्ययन करते हैं कि ये क्या है। और जो ये एटम है सैंपल के ये एटम इस कैंटिलीवर की जो टिप होती है उसको अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। यानी कि जो ये एटम के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, तो इन्हीं के आधार पर इस माइक्रोस्कोपी का नाम पड़ा है कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। यानी कि एटम के द्वारा जो फोर्स लगाए जाते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसके आधार पर जो माइक्रोस्कोपी होती है नैनो लेवल पर
उसको ही बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो इसको अपन थ्योरेटिकल रूप से इसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोस्कोप टेक्निक इज दिस that a laser method a laser beam is focused on the back of cantilever that move up and down on the surface of specimen, and the reflection of the laser beam are captured by a photodiode। यानी कि इस जो अपने माइक्रोस्कोप टेक्निक है तकनीकी, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसका प्रिंसिपल इस विधि के ऊपर आधारित है कि एक इलेक्ट्रिक बीम जो बीम होती है, ये लाइट बीम को जो अपने कैंटिलीवर के ऊपर फोकस कर देते हैं, और फोकस करने के बाद जो कैंटिलीवर के अंदर मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, फोकस्ड ऑन द बैक ऑफ कैंटिलीवर, यानी कि जो कैंटिलीवर के पीछे फोकस करने के ऊपर जो इसमें कैंटिलीवर में मूवमेंट है, यानी कि ऊपर नीचे जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि स्पेसिमेन के ऊपर ये जो स्कैनिंग करता है तब इसके अंदर जो कैंटिलीवर में ऊपर नीचे जो अप एंड डाउन मोशन होता है उसके कारण जो लेज़र लाइट आती है उसमें से उसका थीटा में कुछ बदलाव आता है, जिससे वो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लेज़र बीम आर कैप्चर्ड बाय ए फोटो डायोड, यानी कि जो फोटो डायोड के द्वारा उस इलेक्ट्रिक लाइट को या इलेक्ट्रिक बीम को ये डायोड कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद ये डायोड उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के पश्चात जो अपना कंप्यूटर हो उसको ये सूचना देता है, और सूचना देने के पश्चात जो इसकी जो चित्र होता है उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दर्शाता है। तो एफएम गिव अस रियली डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ सैंपल, यानी कि जो अपना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है वो एक रियली यानी कि वास्तविक जो इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, जो सैंपल की सरफेस की कि किस प्रकार से उबड़ खाबड़ होता है, कितना डेप्थ है, उसके बारे के अंदर ही अपने वास्तविक की सूचना देता है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है इसका अपने एफएम का, और इसका ये डायग्राम है। नेक्स्ट इसके जो कंपोजिशन है, जो कैंटिलीवर, लेजर सोर्स या फोटोडायोड किस प्रकार कार्य करते हैं उसको समझते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट पार्ट या कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, यानी कि जो अपने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के जो पार्ट है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें लेजर सोर्स। लेजर सोर्स का क्या कार्य है, टू प्रोवाइड इंसिडेंट लेजर बीम एंड फोकस ऑन द बैक ऑफ कैंटिलीवर, यानी कि जो अपना सोर्स होता है वो सोर्स से क्या होता है कि एक लेज़र बीम को ये इसके ऊपर कैंटिलीवर के पीछे की साइड के ऊपर एक लेज़र बीम को डाला जाता है, जिससे क्या होता है इसके जो मूवमेंट से इसका पता चल जाता है। तो सेकंड है कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर का क्या कार्य है, जो अपनी माइक्रोस्कोपी एफएम उसके अंदर जो मेन रोल होता है वो कैंटिलीवर का होता है। तो ये क्या होता है कि द कैंटिलीवर हैज़ ए शार्प टिप, यानी कि जो कैंटिलीवर है उसका जो एक सिरा होता है वो एक नुकीली टिप होता है, शार्प टिप दैट स्कैन ओवर द सैंपल सरफेस बाय फॉर्मिंग एन अट्रैक्शन और रिपल्सन फॉर बिटवीन सैंपल सरफेस एंड टिप ड्रॉ क्लोज टू सैंपल क्लोज, यानी कि जो ये कैंटिलीवर का जो टिप है अगर ये सैंपल की सरफेस के नज़दीक आता है तो नज़दीक आने से इनके मध्य जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है उनके द्वारा जो ये सूचना मिलती है उनके आधार पर ये इसकी इमेज बनाता है। द कैंटिलीवर हैज़ ए शार्प टिप दैट स्कैन ओवर द सैंपल सरफेस, यानी कि जो अपनी सैंपल होता है नमूना उसकी सरफेस के ऊपर ये चारों तरफ, यानी कि ये तो फिक्स होता है लेकिन सैंपल उस मूवेबल हैंडल के ऊपर होल्ड करने के बाद जो चारों तरफ घूमता तो वहाँ से कैंटिलीवर द्वारा स्कैन किया जाता है, और स्कैन करने के बाद फॉर्मिंग एन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन द सैंपल सरफेस, और जो अपना कैंटिलीवर होता है और जो सैंपल होता है उसकी सरफेस के बीच इनके फोर्स जनरेट होता है। ये देख बिटवीन सैंपल एंड टिप ड्राउन, यानी कि जब ये टिप नीचे की ओर आती है तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। When it draw very close, making contact with the surface of the sample, a repulsion force gradually take control, making the cantilever avert from the surface, यानी कि जब ये अपना कैंटिलीवर है
कैंटिलीवर सरफेस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो नज़दीक आने के कारण जो अपने सैंपल होते हैं, सैंपल के द्वारा एक रिपल्सन फोर्स जनरेट किया जाता है। रिपल्सन फोर्स जनरेट करने के कारण जो ये अपनी टिप है ये टिप क्या करती है कैंटिलीवर की, ये अवर्ट फ्रॉम द सरफेस यानी कि जो सतह होती है उससे उसके दूर हट जाती है, यानी कि उससे टल जाती है। यानी कि जो अपना सरफेस होता है उनके द्वारा, जो सरफेस के एटम है उनके द्वारा जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स उत्पन्न होता है, उनके द्वारा जो कैंटिलीवर है इसमें मोमेंट होता है, और मोमेंट होने से इसका जो डायोड द्वारा इसको सूचना को पहचान लिया जाता है और उससे एक इमेज प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो एटम है इसी को एटम के फोर्स के द्वारा इस माइक्रोस्कोपी एटम फोर्स माइक्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक डायोड होता है, उसका क्या रोल है। विच कलेक्ट लेजर बीम विच आर रिफ्लेक्टेड बाई कैंटिलीवर टू डिटेक्ट माइनर डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ कैंटिलीवर, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड है जो कैंटिलीवर से जो ये बीम लेज़र बीम टकरा के जाती है उसके अंदर जो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस यानी छोटा सा चेंज होता है, उसको सूचना देके उसकी कैंटिलीवर की पोजीशन को डिटेक्ट करता है, और पोजीशन को डिटेक्ट करके उसकी एक इमेज कंप्यूटर के अंदर ये बनाता है। तो इस प्रकार ये अपना एफएम का प्रिंसिपल और इसके पार्ट पूरे हैं। तो इसका जो अपना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है इसके क्या एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। दिस एफएम हैज़ बीन यूज इन वेरियस डिसिप्लिन इन नेचर साइंस, यानी कि जो अपना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, नेचुरल साइंस के अंदर, सच एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि जो अपनी ठोस अवस्था की फिजिकल होती है उनके अंदर जो क्या उसकी यान गतिकी होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर स्टडीज़, यानी कि जो अपने सेमीकंडक्टर होते हैं, डायोड अर्धचालक होते हैं, उनकी स्टडी के अंदर भी इस एफएम का उपयोग किया जाता है। मॉलिक्यूल इंजीनियरिंग, यानी कि जो मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे भी इसका एफएम का यूज किया जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री में होता है, सरफेस केमिस्ट्री में होता है, और सेल बायोलॉजी के अंदर होता है, मेडिसिन में होता है, और फिजिक्स आदि इनके अंदर जो अपना एफएम है इसका यूज किया जाता है। सेकंड एप्लीकेशन इसका एफएम का, आइडेंटिफाई एटम फ्रॉम सैंपल, यानी कि जो अपना सैंपल होता है उनके अंदर कौन कौन से एटम है, किस डेप्थ पे है, उनका आइडेंटिफिकेशन यानी कि उनकी पहचान की जाती है। स्टडिंग द फिजिकल चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम, और जो अपना एटम परमाणु उसकी जो भौतिक अवस्था होती है उनमें परिवर्तन है कि ठोस द्रव गैस किस प्रकार से होता है उनके लिए उनमें चेंज होता है, उनका सभी का ये मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि उनकी स्टडी की जाती है। स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो अपना प्रोटीन होता है उसके क्या यांत्रिक गुण होते हैं, उसकी क्या संरचना होती है, उसकी स्टडी में भी इस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। यूज टू डिफरेंट कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल, यानी कि जो अपनी कैंसर सेल होती है और जो सामान्य सेल होती है उनके अंदर अंतर करने के लिए भी इस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और अब ये अपना जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको एक एक करके कवर करते हैं। तो फर्स्ट इसका एटॉमिक फोर्स का एडवांटेज है ईजी टू प्रिपेयर सैंपल फॉर ऑब्जर्विंग, यानी कि जो ये अपने सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए जो सैंपल को प्रिपेयर करते हैं वो आसान है। और जो अपना टेम होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, उसके लिए सैंपल का प्रिपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसके लिए एक लेबोरेटरिकल प्रोसेस की आवश्यकता होती है, और इसके लिए इतना कोई भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं होता, ये एक ईजी प्रिपरेशन होती है सैंपल की। इट कैन बी यूज इन वैक्यूम एयर एंड लिक्विड, यानी कि जो अपना ये माइक्रोस्कोप है वह निर्वात के अंदर भी काम कर सकता है, हवा के अंदर भी कर सकता है, और लिक्विड के अंदर भी कर सकता है। जो अपना टेम होता है वो एयर और लिक्विड के अंदर यूजेबल नहीं है, वो ओनली वैक्यूम के अंदर ही यूज़ करता है, जिसके कारण उसमें जो एयर का रेजिस्टेंस या एयर के कुछ बाधा होती है उसका कम होता है। और ये तीनों जगह निर्वात में भी, हवा में और पानी, तीनों के अंदर ये कार्य करता है। नेक्स्ट है इसका मेजरमेंट ऑफ सैंपल साइज एक्यूरेट, यानी कि जो अपना सैंपल होता है उसकी जो साइज़ को बिल्कुल सही तरीके से मापन के लिए ये इसका उपयोग है, क्योंकि ये नैनोमीटर के लेवल के ऊपर भी परमाणु की साइज़ को माप सकता है। 3D इमेज ऑफ सैंपल सरफेस इज कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो अपने
सरफेस होती हैं किसी भी सैंपल की, उसकी 3D संरचना अपन को बना के देता है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज ऑन नैनो कंडक्टिव सरफेस आल्सो, यानी कि जो ये छोटी सी नैनो लेवल के ऊपर जो कंडक्टिव सरफेस होती है वहाँ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू स्टडी लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, यानी कि ये जो अपनी जीवित और अजीवित कोशिका उन दोनों के अंदर इस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो अपने स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप उसके अंदर जो अपनी लिविंग सेल है उसके अंदर उन माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके लिए स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले उसका डिहाइड्रेशन किया जाता है, उनका फिक्सेशन किया जाता है। तो उस कारण से जो वो सेल होती है वो डेड हो जाती है और यानी कि वो लिविंग नहीं बचती। तो इस माइक्रोस्कोप का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर लिविंग सेल के भी माइक्रोस्कोप या ऑब्जर्विंग किया जा सकता है। तो ये अपना जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या कमियां वो देखते हैं। स्कैनिंग स्पीड इज़ लो, यानी कि जो ये कैंटिलीवर है इसके द्वारा जो सरफेस को ये स्कैनिंग करता है उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। इफ़ द टिप इज़ कम इन कॉन्टेक्ट विथ द सैम्पल सरफेस इट कैन डिस्ट्रॉय द सरफेस, यानी कि जो ये कैंटिलीवर की नुकीली निब होती है सैंपल की सरफेस में आती है तो ये क्या करता है सैंपल की सरफेस को क्या करता है डिस्ट्रॉयड, यानी कि ख़राब कर देता है। द टिप एंड सरफेस कैन बी डैमेज ड्यूरिंग द डिटेक्शन, यानी कि जो सूचना का ये प्रदान करता है और ये कैंटिलीवर मूव करता है इसके ऊपर स्कैनिंग करता है तो जो कैंटिलीवर की निब और सरफेस दोनों के अंदर क्या होता है ये डैमेज उत्पन्न होता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो आज का अपना जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का जो लेक्चर है यह यहीं समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।